पहला सवाल हम लोग लेते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। अब देखिए आपको इस पूरे प्रश्न को कैसे, अच्छा, प्रश्न कैसे लिखने हैं। सबसे ज्यादा भ्रम जो है वह प्रश्न का उत्तर लिखने में लगातार छात्रों में बना रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, मैं इसको इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन कह रहा हूं, व्हाई? बिकॉज मेन आंसर राइटिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे छात्रों में, आप सब में, ज्यादातर छात्रों में बना रहता है, वो ये है कि कैसे लिखना है। एक बात आप समझ लीजिए कि अभी जितने भी आंसर्स हैं वो शॉर्ट आंसर्स हैं। लाइक हियर इट इज रिटन 125 वर्ड्स, there will be some questions where 200 words. So if there is the limitation of the words, so I would suggest, और इतना छोटा आंसर 125 शब्दों में, सबसे पहले आप ये देखिए कि what you have to write. There are three aspects of this question. Number one, Jal Jeevan Mission. Thereafter, challenges in this Jal Jeevan Mission. Thereafter, measures to improve its effectiveness. तो क्या हुआ? This question has three aspects. पहला क्या हो गया कि आपको बताना चाहिए जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन क्या है, ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए। यही है ना भाई? या ऐसे कह लीजिए कि इस प्रश्न के तीन पक्ष हैं। There are three aspects of this question. पहला है जल जीवन मिशन। दूसरा क्या पक्ष है? The second aspect, challenges in implementation. challenges, चुनौतियां, कहां? क्रियान्वयन में चुनौतियां। और फिर तीसरा है कि कैसे इसके क्रियान्वयन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। तो तीसरा बात आ जाएगा आपका सुझाव, इसको प्रभावी बनाने का सुझाव। अब जरा आप जो just think rationally, just think rationally. There are three aspects of this question, and you have to cover all these three aspects within how much words? Within 125 words. आप सोचो जरा। तो कई बार लोग ये कहते हैं सर कैसे लिखना है, तो आपको कहा जाता है कि यू हैव टू राइट द इंट्रो, फिर कंटेंट या बॉडी कंटेंट, फिर कहा जाता है कंक्लूजन। मैं आपको ये तीनों बातें, ठीक है, यही दिखाऊंगा, पर मैं जरा एक चीज आपको यहां ऐड ऑन करना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, इंट्रो के बाद लोग सोचते हैं कि इंट्रो से अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए हमारा बॉडी कंटेंट तो फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या कहता हूं कि नहीं, फर्क पड़ता है। इट शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड। your answer shall always be presented in the logical manner. आपका उत्तर हमेशा तार्किक रूप में एक फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक फ्लो के साथ। तो अब क्या होगा, मैं कहता हूं
इंट्रो के बाद इंट्रो एक्सटेंडेड, और जैसे ही इंट्रो एक्सटेंडेड होता है यही बन जाता है आपके कंटेंट का शुरुआती भाग। अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि इंट्रो और कंटेंट के बीच का लिंक नहीं टूटना चाहिए, तो आप जान लीजिए कुछ नहीं करना है। एक लाइन इंट्रो की कैसे बढ़ानी है अभी आप देखेंगे और समझ भी जाएंगे, बहुत इजीली समझेंगे। चलिए अब देखो देखो इसको यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? कुछ नहीं करना है और इंट्रो को ऐसा लिखना है, ध्यान में हमेशा आपको कोशिश ये करनी है। देखिए राइटिंग स्टाइल में भी डिफरेंट, हर छात्र का लिखने का शैली भिन्न भिन्न हो सकता है, हमेशा याद रखना है। पर क्या होता है, कंटेंट तो ज्यादा डिफर करता नहीं है, तो हमें याद क्या रखना चाहिए, हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए? हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी शैली पर ही मैच खेला जाए, किसी दूसरे के स्टाइल को शैली को अपनाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन कंटेंट पूरा होना चाहिए। अब कुछ लोग शुरू कर सकते हैं इसको कि जल जीवन मिशन वाज स्टार्टेड एज अ स्कीम ऑन 15th of the August 2019, 2019 में कुछ लोग शुरू कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई, यहां से शुरू कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि ग्रामीण हाउस होल्ड को भी, ग्रामीण फैमिलीज को भी, परिवारों को भी टैप्स द्वारा जल प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 को में 15 अगस्त को यह शुरू किया गया। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं तो डाटा के साथ कि इन 2019 when Jal Jeevan Mission was introduced, there was only 17% of rural household covered under the tap water या वाटर फ्रॉम टैप। तीसरे तरीके से शुरू कर सकते हैं, और मुझे लगता है ना ये वाला जो तीसरा तरीका है ये जरा ज्यादा अच्छा है। आपके लिखने का शैली कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपने क्या किया, एक डाटा डाल दिया। और डाटा क्या है कि वर्ष 2019 में जब भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, उस समय ग्रामीण भारत में केवल 17% लोगों को या हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन मिला हुआ था। तो कितना रह गया, सोचने की बात है। 83% लैग कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह योजना शुरू की, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और टैप वाटर कनेक्शन को घर घर तक पहुंचाने के लिए स्लोगन दे दिया गया, हर घर जल। ये भी आप जानते हैं, हर घर जल। अब लेकिन आपको ये जो हर घर जल है, इसको आप इंट्रो का पार्ट ना समझ करके इसको एक्सटेंडेड इंट्रो कर सकते हैं और फिर आगे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मैंने क्या किया, आप शब्द गिन लीजिए। 30 शब्दों से ज्यादा मैंने इंट्रो में इस्तेमाल नहीं किया। आपको भी यही करना है। When the question is of 125 words, do not go beyond 30 to 35
वर्ड्स फॉर इंट्रोडक्शन। एंड आपको ये भी ध्यान आ गया होगा कि जरा देखो, इंट्रो हमने दिया कहां से? कोई भूमिका नहीं बनाई। जिसको आप भूमिका कहते हैं, वो भूमिका बना ही नहीं मैंने। सीधे का सीधा जल जीवन मिशन से ही मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन के बारे में कहा कि यही लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ? यू डोंट नीड टू ब्रिंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम द स्पेस। आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस जहां से प्रश्न का उत्तर शुरू करना है वही इंट्रोडक्शन है आपका। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द सीमा बहुत ज्यादा कठोर कर दी गई है। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग ये सोचे अरे सर कोई बात नहीं, 5-10 वर्ड बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उन लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर सभी प्रश्नों में 20-20, 25-25 वर्ड आपके बढ़ते चले गए तो आप कभी भी पेपर पूरा लिख नहीं पाओगे। स्पीड में लिखने की भी तो एक सीमा है, और खास करके उन लोगों की तो बहुत बड़ी सीमा है जो रूम पर या अपने घर पर तैयारी के दौरान लिखते बहुत कम है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए ध्यान रखिए कि भैया ज्यादा शब्द बढ़ने ना पाए, 2-4-5 शब्द हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन ये भी आप लिखिए, देखिए कि अधिकतम शब्द सीमा रहती है ये 125 वर्ड्स क्या है? मैक्सिमम वर्ड लिमिट है। तो अगर आप थोड़ी कंजूसी करके 2-5-10 वर्ड बचा लेंगे तो भी कोई बड़ी बात, तो भी कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा है आपका। ठीक? अरे भाई जितना रुपया आपको दिया जाए सारा खर्च कर दें, ये अच्छी बात नहीं है ना। सेविंग एटीट्यूड तो होना चाहिए थोड़ा, तो थोड़ा सेव कर लो। ठीक? अब मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता हूं आप सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और प्रश्न के उत्तर की ओर चलेंगे। अब देखिए, जितने अब सीधे क्या हो गया, जल जीवन मिशन के बाद आपको क्या करना है? चुनौतियां बतानी है। अब अगर आप सोचो कि पूरा डिटेल में चुनौतियों के बारे में लिखते जाएंगे तो जितनी चुनौतियां हैं उनको लिखते लिखते 300 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो क्या करना है? शॉर्ट में लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियां हैं। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन या कार्यान्वयन, जो भी वर्ड यूज हुआ हो, के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियां हैं। काम हो गया। There are following challenges। ठीक है? और पहला, लैक ऑफ डिपेंडेबल वाटर रिसोर्सेज, ये सबसे बड़ी चुनौती। अच्छा, मैं आपको यहां डिटेल कर दे रहा हूं, आप लेकिन ध्यान रखना है आपको डिटेल में लिखना नहीं है, बस शॉर्ट में पॉइंट्स लिखते जाना है। तो पहले ही क्या है समस्या? पहली समस्या है कि जल संसाधन का अभाव है। जल संसाधन, ठीक, यानी कि हमारे पास देश में इतना जल संसाधन या पर्याप्त जल संसाधन नहीं है, और ये सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। दूसरा है प्रदूषित ग्राउंड वाटर, जो भूजल है वह कंटमिनेटेड हो जाता है बहुत जगह। ठीक है? संक्रमित जल। अब संक्रमित जल भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आजकल नदियों की सफाई पर बड़ा
चर्चा किया जा रहा है। तो आपको पता है कि ये जो भू जमीन के भीतर जो हमारा वाटर है, इसके संक्रमित होने का कारण क्या है। इसके संक्रमित होने के कारण में आप बहुत सारे कारण गिनाते हैं कि साहब पेस्टिसाइड यूज होता है, उर्वरक यूज हो रहा है ना, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जमीन में कचरे डाले जा रहे हैं, फिर फैक्ट्रियों के कचरे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर जो है, ये एक बड़ी समस्या है। खास करके आजकल आप देखोगे तो जो बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियलाइज शहर हैं, उनके आसपास पानी की स्थिति बड़ी जटिल हो गई है। चाहे आप आगरा देख लें, चाहे दिल्ली देख लें, है ना, गाजियाबाद देख लें, ऐसा पानी है कि अब पी तो सकते ही नहीं। और यहां तक कि कई बार तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंटेमिनेटेड वाटर पाया जाने लगा है, जल संक्रमण बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय खुद में ही है, आप सब जानते हैं। तो प्रदूषित या संक्रमित जो ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर निकाल करके अगर सप्लाई भी देना चाहें तो कैसे दें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी जो बड़ी चुनौती है, आप देखेंगे स्कैटर्ड रूरल हैबिटेशन है। जो ग्रामीण बसावट है या ग्रामीण जो गांव वगैरह हैं, वो बहुत जो है दूर दूर फैले हुए हैं। यह भी एक बड़ा चैलेंज है। इससे क्या बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसका चैलेंज, इससे ये चैलेंज आता है कि पाइप लाइन्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक बिछानी पड़ती हैं। ठीक है, ज्यादा पाइप लाइन बिछानी पड़ेगी। फिर जब कोई ऐसी जो है योजना, यानी कि जल जीवन मिशन को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, when it is being implemented, the clearances from different departments are not being provided easily। जितना भी क्लियरेंस चाहिए वो बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। तो यह भी एक बड़ी समस्या। तो जब क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं, है ना भाई। ये माना गया था, सरकार ने इस योजना को लॉन्च करने के साथ कहा था कि 2024 तक ये जो गैप है, टैप वाटर, पानी जो नहीं है, जल नहीं है लोगों तक, इसको हम इस गैप को खत्म कर देंगे। यानी कि पूरा जो 83% का गैप था वो पूरा हम पहुंचा देंगे। यानी कि तकरीबन 16 करोड़ जो है हाउस होल्ड को हम और पहुंचा देंगे पानी, ग्रामीण हाउस टैप वाटर। पर वो अचीव नहीं हुआ, इसलिए तो ये क्वेश्चन बना है। इसलिए क्वेश्चन बना है कि इफेक्टिवनेस में क्या चुनौतियां हैं, प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या हैं। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें से कई चुनौतियों को सॉर्ट आउट करने में बड़ा लंबा समय लगता है। जैसे अगर कंटेमिनेशन की बात करोगे तो आपको पता है इसमें समय लगेगा। ध्यान रखें, आपके उत्तर का यही पार्ट है। डिटेलिंग में केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जिससे डिटेल्स आपको क्लियर रहें। लिखना तो बस यही है, क्योंकि 125 शब्दों में बात खत्म करके निष्कर्ष भी दे देना है। चलिए, अगला मुद्दा क्या है। तो अगला चैलेंज है जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, ये बड़ा ही असमान है। असमान भौगोलिक जो है क्षेत्र जो हमारे यहाँ है, कहीं ऊंचाई है तो कहीं बहुत नीचा है ना, पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ऐसे असमान ज्योग्राफिकल टेरेन होने के कारण, अनइवन ज्योग्राफिकल टेरेन होने के कारण भी पाइपलाइन को बिछाना कठिन कार्य है। ठीक है। फिर आप सभी जानते हैं कि रेनफॉल जो है वह भी बहुत इरेगुलर हो गई है, अनियमित वर्षा। तो जब वर्षा नियमित नहीं होती है तो अनियमित वर्षा के कारण हमारे पास जमीन के नीचे भी और हमारे जलाशयों में भी जल पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं
जो वर्षा से ऑलमोस्ट वंचित रह जा रहे हैं, या थोड़ी बहुत वर्ष जहां पहले अच्छी वर्षा होती थी, तो इसके कारण भी जल का अभाव हो रहा है। फिर बहुत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है, संचालन एवं देखरेख भी बहुत कमजोर या घटिया है, पुअर O&M। मान लीजिए कहीं टैप वाटर का लाइन बिछा दिया, टैंक लग गया, सप्लाई हो रही, तो उसका मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप लोगों ने तो देखा होगा कई बार किसी पब्लिक टैप से टोटी निकल गया है, उसका टैप निकल गया है और पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। अजीब स्थिति है ना? ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है। फिर रिसोर्स एफिशिएंसी जो है वह भी नहीं है, संसाधनों की कार्यकुशलता की कमी है। जो संसाधन उपलब्ध हैं वे बहुत कार्यकुशल नहीं है। संसाधनों की कार्यकुशलता में कमी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है मित्रों। क्योंकि यदि कार्यकुशल नहीं होगा संसाधन, रिसोर्सेस, अब जितने भी हैं, अब इसमें रिसोर्सेस में आप समझ लो सारे रिसोर्सेज आ गए, मेन, मटेरियल, मशीन, एवरीथिंग। जैसा आपने सुना होगा अभी, जब भी कहीं किसी नदी पोखर आदि की सफाई की बात होती है, तो कई बार ये होता है कि भाई सफाई तो हो रही है पर पर्याप्त नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? कार्यकुशलता में कमी है। ठीक, चलिए, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। अब जो है, इतनी जब चुनौतियां हैं, तो निश्चित रूप से आसानी से यह संभव नहीं था कि टारगेट को सॉरी अचीव किया जा सके। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब आप आएंगे अगले प्रश्न के अगले पड़ाव पर। कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ आपको पुनः बदल देना है और फिर कहना है कि उपर्युक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाने चाहिए या निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। Following suggestions are worth to be made। पहली बात तो जल संरक्षण पर अत्यधिक सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, और इस दृष्टि से इस क्रम में आप यहां बताएंगे कि जैसे जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन की शुरुआत 2019 में की गई। हिंदी वाले कहेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट, उदाहरण स्वरूप सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा को पकड़ो या कैच द रेन नाम से अभियान चलाया 2019 में। वर्ष 2024 में इसको रिनेम करते हुए, इसका नाम बदलते हुए क्या किया गया? नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। और इससे यह भी स्पष्ट है कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, सामुदायिक जो है भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु इसमें क्या किया गया? विमेन पार्टिसिपेशन को विशेष रूप से लाया गया और इस तरह से एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि जल संरक्षण किया जा सके, खास करके वर्षा जल संरक्षण बहुत अच्छे से किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड आंसर आप लिखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, वहनीय जल संसाधनों के विकास हेतु भी सरकार को कार्य करना चाहिए।
और ये बहुत जरूरी है। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है, जो संक्रमण है भूजल में, उसके संक्रमण को दूर करने हेतु क्या करना चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर क्या करना चाहिए? जनता को जागरूक भी करना चाहिए कि वह जो है अपने कार्यों से या कृत्यों से भूजल संक्रमित होने से बचाने के प्रयास करे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि कम पेस्टिसाइड का कम उपयोग करे, फर्टिलाइजर का कम उपयोग करे, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो वहीं वेस्ट को ऐसे ही ना फेंक दिया जाए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है ना यहाँ पर। और फिर जन भागीदारी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक जो है भागीदारी भी इसमें बहुत जरूरी है। यदि हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं, जल संरक्षण के लिए उन्हें क्या कहते हैं जागरूक करते हैं, प्रदूषण संक्रमण को दूर करने के लिए या संक्रमण से बचने के लिए, जल संक्रमण से बचने के लिए यदि हम उन्हें प्रेरित करते हैं और उनकी भागीदारी लेते हैं, तो यह एक बड़ा कदम होगा। तीसरा बात, एक तीन चीजें एक साथ करनी चाहिए: इंफॉर्मेशन, सूचना, एजुकेशन, शिक्षा, और कम्युनिकेशन, संचार। IEC यानी कि क्या होना चाहिए? तो आप लिखेंगे कि इस संबंध में सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए और निर्बाध कम्युनिकेशन होना चाहिए, निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी जल जीवन मिशन बहुत प्रभावी रूप से सफल होगा। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होगा, यानी कि जो है बिना इसके प्रबंधन के तो किसी भी रूप में, अब किसी भी स्थिति में प्रभावी क्रियान्वयन जल शक्ति या जल जीवन मिशन का नहीं हो सकता है। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रा जो है अवसंरचना का देख रेख। कई बार क्या होता है, पाइप टूट गई है ना, जहां बन गया है वो अभी, जहां टैप से पानी सप्लाई हो रहा है उसका भी मेंटेनेंस बहुत प्रभावी नहीं हो पाता है, इसलिए वह भी जरूरी है। उसके पश्चात अनुश्रवण और पर्यवेक्षण लगातार होना चाहिए। और आप देखेंगे इस तरह से क्या हो गया, लगभग आप देखेंगे आपका उत्तर 130 शब्दों में हो जाएगा। और जब टैप वाटर लग रहा है तो जहां जहां जिस जिस हाउस होल्ड में इसको लगाया जा रहा है उसको सर्टिफाई भी करें। जैसे आपको ध्यान होगा कि ये जो शौचालय वाला स्कीम निकला, योजना निकली, तो उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान का यह दायित्व निर्धारित किया गया कि वो बनने के पश्चात उसकी इमेज को खींच बना करके अपलोड करे। ये जिम्मेदारी थी। मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, ये सब लगातार होने चाहिए। तो इस प्रकार क्या होगा, इफ फाइनली आप कह दीजिए, एक ही लाइन कंक्लूजन में कहनी है, एंड इन दिस वे जल जीवन मिशन कैन बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। और इस प्रकार यह मिशन जो है प्रभावी तरीके से क्या किया जा सकेगा, क्रियान्वित किया जा सकेगा। हो गया, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।